वेलकम बैक एनी फैंस। तो स्वागत है आप सभी का एक फारो वीडियो में। और फारो वीडियो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना सब कुछ डाल दिया है, अपना मेहनत, अपना रिस्क और अपना चैनल भी। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है मेरे चैनल पर आ जाए कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसकी 90% चांस है। और ऑब्वियसली होगा ही यार, क्योंकि मैं दी लेजेंड डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क के पहले मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि अभी तक जापान को छोड़ के और किसी भी कंट्री में रिलीज नहीं हुआ। और मैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को लगा के इसे अपने इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। खैर छोड़ो, मुझे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ कि आप सब खुश रहें, क्योंकि आप सभी की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो खैर, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले सीजन के थोड़े रिकेप को देख लेते हैं, ताकि हमें कहानी को समझने में आसानी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जैसे कि हमने डीमन स्लेयर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि उबुयाशिकी को मारने के लिए मुजान उसके मैंशन पर पहुंच चुका था, लेकिन अफसोस वो उबुयाशिकी को मार नहीं पाता, क्योंकि उबुयाशिकी ने पहले ही वहां पर ट्रैप्स बिछाए हुए थे, जिस पे मुजान फंस जाता है और एक ही ब्लास्ट में उसकी धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन इसके बाद भी मुजान जिंदा था, तो मुजान को खुलेआम कत्ल करने के लिए डीमन स्लेयर्स की गैंग वहाँ पर पहुँच जाती है और मुजान को एक ही झटके में इस दुनिया से टाटा बाय बाय कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस वो सभी मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मुजान के इस शैतानी स्माइल में एक तूफानी जाल थी, जो कि था इन सभी डीमन स्लेयर्स को एक ही बार में इन्फिनिटी कैसल आर्क में ले जाना, जो कि वो सक्सेसफुली कर देता है। और वो सभी डीमन स्लेयर लगातार नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तांजीरो जो अलग ही ईगो में था, जो मुजान की आंखों पे सीधे देखकर उसे चिल्लाते हुए धमकी देके कहता है कि ये रात मुजान की आखिरी रात होगी, क्योंकि आज तांजीरो उसका गला धड़ से अलग कर देगा। और तांजीरो के चैलेंज को भी मुजान सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेता है और उससे चिल्ला के कहता है, अगर तेरे बम में दम है तो आ जाना तांजीरो। तो यहीं पर सीजन 4 खत्म हो गया था और अब शुरू करते हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क को। तांजीरो लगातार नीचे गिर रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। और तांजीरो काफी तेजी से नीचे गिर रहा था, जिससे अगर वो जमीन के साथ टकराए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो तांजीरो टकराने से बचने के लिए अपने ब्रीदिंग को यूज करने को सोचता है, लेकिन वहाँ पर हवा का बहाव काफी ज्यादा तेज था, जिससे तांजीरो अपने ब्रीदिंग को यूज नहीं कर पाता। लेकिन तभी कोई तांजीरो को पकड़ लेता है, जो कि वाटर हाशिरा ग्यू टाम्यू का होता है। ग्यू तांजीरो को बचा लेता है और तांजीरो ग्यू को थैंक्स बोलता है। और तभी तांजीरो के पीछे एक डीमन आ जाता है, जिसे तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म को यूज करके मार देता है। और तभी ग्यू तांजीरो को जोर से चिल्लाता है, क्योंकि तांजीरो के पीछे बहुत सारे डीमन आ चुके थे। लेकिन ग्यू और तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग का थर्ड और सिक्स्थ फॉर्म को यूज करके उन डीमंस को बड़े ही आसानी से मार देता है। फिर तांजीरो को उल्टी जैसी लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद वाटर ब्रीदिंग को यूज किया था। ग्यू ये देखकर हैरान होता है कि तांजीरो को अटैक से पहले ही पता चल गया था कि ग्यू कौन से फॉर्म का यूज करने वाला है, और उसी फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म को तांजीरो अटैक करने के लिए यूज करता है। ये सब देखकर ग्यू कहता है कि तांजीरो तो एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सरपेंट हाशिरा ओबानाए और लव हाशिरा मित्सुरी बहुत सारे डीमंस के बीच फंस जाते हैं, लेकिन ओबानाए अपने सरपेंट ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म को यूज करके उन सभी डीमंस को मार देता है। मित्सुरी ओबानाए की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है, और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि ओबानाए उसकी इतनी चिंता करता है। और नेक्स्ट सीन में बहुत सारे डीमंस को मार के स्टोन हाशिरा ग्यूमे और मिस्ट हाशिरा मुइचिरो बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और रास्ते में वो दोनों मास्टर कागाए के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें मास्टर कागाए ने जख्मी हालत पर संभाला था। और ये सब सोचकर मुइचिरो इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्से से बोलता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुझे मार दूंगा और तुझे नर्क में भेज दूंगा। मुजान, तूने सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं, हमारे मास्टर जो कि मेरे पिता जैसे थे, तूने उन्हें भी मुझसे ले लिया। और ये सब सुनकर ग्यूमे भी गुस्सा हो जाता है और मुइचिरो को साहस देता है। और दूसरी तरफ हम विंड हाशिरा सानेमी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांति से एक जगह पर बैठा हुआ था। और सानेमी खुद को ही कोसने लगता है, क्योंकि वो मास्टर कागाए की जान नहीं बचा पाया। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और सानेमी अपने जगह पर बैठे हुए ही उस डीमन को मार देता है। लेकिन तभी उसके सामने और भी बहुत सारे डीमन आ जाते हैं और सानेमी गुस्से से कहता है कि ये डीमन तो एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम सानेमी के फेस को देखते हैं और वो इतना ज्यादा
गुस्सा होता है कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और साने भी कहता है आ जाओ, मैं तुम सबको एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम इनोस्के को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को निकालकर बहुत सारे डीमंस को मार देता है। इनोस्के को ये तक नहीं पता था कि वो आखिर पहुंच कहाँ गया और आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन इनोस्के इस बात से बहुत खुश था कि उसे अपनी पूरी ताकत से डीमंस को मारने का मौका मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम गैनिया को देखते हैं जो कि इस अनजान जगह पर आकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि लगातार भाग रहा था। और तभी जेनित्सु को एक स्मेल आता है और वो कहता है कि वो शख्स जरूर उसके आसपास ही है और जिस शख्स को वो ढूंढ रहा है वो उसे हरगिज माफ नहीं कर सकता। और जेनित्सु किसे ढूंढ रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और तभी हम इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु को देखते हैं जिसे कहीं से खून की स्मेल आ रही थी और वो उस स्मेल के पीछे जाने लगती है। और तभी शिनोबु एक कमरे में देखती है और तभी हम देखते हैं एक डीमन जो बहुत सारे इंसानों को मार के उन्हें खा रहा था। और हम देखते हैं वो डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून डोमा होता है जो कहता है अरे देखो तो यहाँ कौन आया है, अच्छा तो ये एक लड़की है, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। और फिर वो शिनोबु से कहता है कि शिनोबु तो देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, तो क्या वो शिनोबु को मार के उसे खा सकता है। तो अब हम शिनोबु के एक पास्ट को देखते हैं जहाँ पर शिनोबु रो रही होती है क्योंकि उसके सामने उसकी बड़ी बहन काने अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर काने शिनोबु से कहती है कि शिनोबु डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दे और एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ खुशी से जिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए बूढ़े होके मरे। लेकिन शिनोबु रोते हुए बोलती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी जब तक वो उस डीमन से अपना बदला ना ले ले। और वो काने से उस डीमन का हुलिया पूछती है और वो कहती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती है जिसके हाथों में उसकी बहन दम तोड़ रही हो और इस सब का बदला भी वो नहीं ले पाए। फिर काने बोलती है कि उस डीमन के सिर में एक ब्लड मार्क है और वो डीमन बहुत ही शांत प्रकार का है जो हर वक्त अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता है। तभी एक घायल लड़की शिनोबु से मदद मांगती है तो डोमा उसे चुप रहने को बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिनोबु अपने कमाल की स्पीड से उस लड़की को बचा लेती है। शिनोबु की स्पीड देखकर डोमा भी हैरान होता है और शिनोबु से कहता है कि उसकी स्पीड तो लाजवाब है, क्या वो एक डीमन स्लेयर है। लेकिन तभी वो लड़की अपने आप ही कई हिस्सों में कट जाती है क्योंकि डोमा का वो अटैक इस लड़की के ऊपर लग गया था। शिनोबु ये देखकर हैरान होती है तो डोमा बोलता है कि वो उस लड़की के बारे में चिंता ना करे क्योंकि डोमा बाद में उस लड़की को पूरी तरीके से खा जाएगा। ये देखकर शिनोबु को अपनी बहन की बातें याद आती है। वो कहती है कि वो डीमन एक तेज धार की फैन जैसे हथियार का इस्तेमाल करती है। फिर डोमा कनाओ से कहता है कि वो फाउंडर है इटर्नल पैराडाइज कल का, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को खुश रखे। ये सब सुनकर शिनोबु समझ जाती है कि उसके बहन को मारने वाला डीमन यही है। फिर शिनोबु डोमा से कहती है क्या इस तरीके से दूसरों को खुश रखना कहते हैं। वो लड़की अभी मदद मांग रही थी। इसके रिप्लाई में डोमा कहता है कि उस लड़की को तो उसने आजादी दे दी है क्योंकि वो लड़की बहुत दर्द में जी रही थी और अब उस लड़की को कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा और ना ही वो किसी से डरेगी। असलियत में हर कोई इंसान मरने से डरता है तो डोमा उन्हें मार के उन्हें इस डर से मुक्त करवा देता है। डोमा उसके फॉलोअर्स को मार के खा जाता है और उन्हें अपने अंदर पूरी तरीके से बसा लेता है। शिनोबु ये सब सुनकर गुस्से से बोलती है कि डोमा की सोच एक पागलपन है। ये सुनकर डोमा सरप्राइज होता है क्योंकि उन दोनों के पहले मुलाकात में ही शिनोबु इतनी कठोरता दिखा रही है। और फिर डोमा समझ जाता है कि जरूर शिनोबु को उसकी कोई कठोर पड़ाव परेशान कर रही है और उस पड़ाव के बारे में डोमा सुनना चाहता है। ये सुनकर शिनोबु भड़क जाती है और कहती है क्या उससे ये हारोई देखकर कुछ याद नहीं आ रहा, ये हारोई उसी का है जिसे डोमा ने मारा था। फिर डोमा को काने के बारे में याद आता है और वो कहता है वो लड़की जो फ्लावर ब्रीडिंग को यूज करती थी वो बहुत खूबसूरत और बहुत काबिल लड़की थी। मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं उस लड़की को मार के उसे पूरा नहीं खा पाया। ये सुनकर शिनोबु अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग से डोमा के आंख पर अटैक कर देती है और शिनोबु इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा अपने हाथों से उसके अटैक को नहीं रोक पाया। लेकिन डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबु को दूर कर देता है और डोमा का थोड़ा अटैक शिनोबु को लग जाता है। उसका अटैक इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो एक ही पल में एक इंसान को जमाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। फिर डोमा शिनोबु की स्पीड की तारीफ करता है और कहता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर ये लड़ाई नहीं जीत सकती क्योंकि एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है। इसके रिप्लाई में शिनोबु कहती है उसे पता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से घुसाकर नहीं जीत सकती, लेकिन बात अगर जहर की हो तो बाजी पलटा जा सकता है। तभी हम देखते हैं डोमा की आंख पर जहर फैल चुका था और वो नीचे गिर जाता है और जहर की वजह से खून की उल्टी करने लगता है। शिनोबु को यह डाउट था कि उसका ये जहर एक अपर मून के ऊपर काम करेगा या नहीं। फिर डोमा शिनोबु के जहर की तारीफ करता है लेकिन फिर वो उस जहर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और अब डोमा को पता चल गया था कि शिनोबु अपने जहर को अलग अलग टाइप में
चेंज कर सकती है और वो ऐसा तब करती है जब वो अपने स्वॉर्ड को अपने कबर में घुसाती है। फिर डोमा हंसते हुए कहता है कि शिनोबू का जहर तो काफी पावरफुल है और वो शिनोबू के बाकी जहर को भी देखना चाहता है कि क्या वो उसके ऊपर काम करेगा। ये सुनकर शिनोबू लड़ने के लिए रेडी होती है और कहती है कि उसे ये पहले ही पता था कि उसका जहर एक अपर मून के ऊपर काम नहीं करेगा, तो वो इस बार अपने असली जहर का टेस्ट करवाएगी। और अब हम डोमा के बचपन के एक पास्ट को देखते हैं। बचपन में डोमा की आंखें रेनबो कलर की थी और उसके बाल व्हाइट एंड ब्राउन कलर के थे, जिससे लोग डोमा को एक अनोखा बच्चा समझते थे और उससे भगवान का एक अवतार मानने लगे। लोगों को लगता था कि डोमा भगवान की आवाज सुन सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। डोमा ने कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनी, जिससे डोमा इन लोगों को और उसके माता पिता को एक नंबर के बुद्धू समझता है, क्योंकि उसके माता पिता ने डोमा के लिए एक टेम्पल बना दिया था और उसे अनंत स्वर्ग पथ नाम दे दिया और डोमा को इसका लीडर बना दिया, जो सभी को गाइड करेगा। और उस टेम्पल में डोमा की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। वो सभी लोग अपना सिर झुका के रोते हुए डोमा से स्वर्ग जाने का तरीका पूछते थे, जिसे सुनकर डोमा रो पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से स्वर्ग और भगवान इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोगों ने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी भगवान के ऊपर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि इंसान को दुनिया में सिर्फ जन्म लेके अपनी जिंदगी गुजारना और फिर मरने के लिए ही बनाया गया है। चाहे इंसान जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, आखिर में उन्हें सड़ के ही मरना है और यही इंसान का असली किस्मत है। लेकिन डोमा इन सभी लोगों को खुश देखना चाहता है और उन लोगों की मदद करना चाहता है और डोमा को लगता है कि उसका जन्म इसी काम के लिए हुआ है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोमा कहता है कि शिनोबू ने अब तक अपना 5वां जहर आजमा लिया है और एक भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा और इन जहर का पावर भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वो शिनोबू से पूछता है कि वो अब और कितना जहर बना सकती है। फिर डोमा शिनोबू से कहता है कि क्या शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि शिनोबू के फेस से काफी पसीना बह रहा था। शिनोबू सोचती है कि ये एक अपर मून की पावर है और उसका जहर जितना काम करता है उससे ज्यादा तेजी से डोमा खुद को हील कर लेता है। फिर डोमा कहता है कि शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि डोमा का ब्लड डीमन आर्ट थोड़ा सा शिनोबू को लग गया था। फिर शिनोबू समझ जाती है कि डोमा ने अपने जमे हुए खून को कोहरे में बदल दिया और उन्हें चारों तरफ फैला दिया। फिर शिनोबू सोचती है कि वो इस बार बहुत सारा जहर एक अटैक में ही दे देगी और वो अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई को यूज करके डोमा के ऊपर अटैक कर देती है। डोमा उसकी स्पीड देखकर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, शिनोबू बहुत तेज है और अब तक वो जितने भी डीमन स्लेयर से लड़ा है शिनोबू उन सबसे फास्ट है। लेकिन हम देखते हैं डोमा ने भी शिनोबू के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था, जिससे शिनोबू बहुत घायल हो जाती है। फिर डोमा शिनोबू को ट्रोल करके कहता है कि उसे डोमा का गला काटने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि उसे जहर देने पर। और अगर शिनोबू अपनी स्पीड का सही इस्तेमाल करती तो शायद वो जीत सकती थी। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शिनोबू बहुत छोटी है। ये सुनकर शिनोबू अपने हाथों की तरफ देखती है और सोचती है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं और उसकी लंबाई आखिर क्यों नहीं बढ़ी। अगर उसका शरीर थोड़ा बड़ा होता तो क्या वो डोमा को हरा पाती। इंसान के हाथ पैर जितने लंबे होंगे उसकी मांसपेशियां उतनी ही अधिक होगी, जिससे उस इंसान को एक अलग एडवांटेज मिलती है। लेकिन काने शिनोबू से काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डोमा को नहीं हरा पाई। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन उसकी आखिरी समय में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि शिनोबू उस डीमन से हार जाएगी, लेकिन वो ये शिनोबू से नहीं बोल पाई। तभी काने की आत्मा शिनोबू के पास आती है और उसे फिर से खड़े होने को बोलती है, लेकिन शिनोबू ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था और उसका बायां फेफड़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन काने कहती है कि इन सब से इसका कोई मतलब नहीं, शिनोबू को उठना होगा। ये सुनकर शिनोबू हैरान होती है। तभी काने कहती है कि अगर उसने डीमन को मारने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, अगर उसने जीतने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी बलिदान देना क्यों ना पड़े। और शिनोबू ने काने से वादा किया था कि वो उसका बदला लेगी और उसने कानाओ से भी वादा किया था। तभी डोमा शिनोबू के पास आता है और कहता है कि इसके लिए शिनोबू उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने शिनोबू को अधमरे हालत में ही छोड़ दिया, जिससे उसे दर्द हो रहा है। तभी काने शिनोबू से कहती है कि वो ये कर सकती है, बस उसे कोशिश करना होगा। ये सुनकर शिनोबू मोटिवेट हो जाती है और फिर से उठ खड़ा होती है, जिसे देखकर डोमा हैरान होता है कि शिनोबू आखिर खड़े कैसे हो रही है। क्या शिनोबू सच में एक इंसान ही है, क्योंकि उसका एक फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसका काफी खून भी बह चुका है। और इतना सब होने के बाद एक इंसान इतनी देर तक जिंदा नहीं हो सकता। शिनोबू डोमा की तरफ देखती है और फिर उसे खांसी आने लगती है। ये देखकर डोमा कहता है कि उसका ज्यादातर खून उसके फेफड़े में जा चुका है, तो उसे उतनी मेहनत करके खड़े होने की जरूरत नहीं। डोमा बड़े ही आसानी से शिनोबू का सिर जमीन में पटक देगा और उसे इस दर्द से मुक्त कर देगा, क्योंकि शिनोबू अब किसी हालत में नहीं बच सकती, तो वो हार मान ले। लेकिन शिनोबू सोचती
सोचती है कि उसे डोमा के गले पर अटैक करना होगा और जहर की वजह से उसके जीतने का चांस ज्यादा है। और फिर शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग 100 लेग बेल लोस का इस्तेमाल करती है और ये अटैक हद से ज्यादा फास्ट होता है, जिसे देखकर डोमा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि शिनोबू एक ही टाइम में अपना पोजीशन चेंज करके चारों तरफ से अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके प्रेशर से पूरा पुल टूट जाता है। शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि डोमा उसके मूवमेंट को समझ ही नहीं पाता। शिनोबू को दूर करने के लिए वो अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है, जिससे शिनोबू का हारोई 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर शिनोबू डोमा के गले पर अटैक कर देती है और अपने पूरे ताकत और स्पीड से डोमा को ऊपर ले जाती है। ये देखकर डोमा चौंक जाता है और शिनोबू अपने सभी जहर को एक ही अटैक में डोमा के शरीर पर डाल देती है। तो अब हम शिनोबू के एक पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और शिनोबू का मानना था कि उनकी ये खुशी भरे पल हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन एक दिन ये सब बदल गया क्योंकि शिनोबू के माता पिता को एक डीमन ने मार दिया और उनके खुशी भरे पल एक रात में ही खत्म हो गए। फिर स्टोन हाशिरा ग्यूमी ने आके शिनोबू और उसकी बहन काने को डीमन से बचाया था। फिर शिनोबू सोचती है कि उनके खुशी के पल तो ऐसे ही खत्म हो गए, लेकिन उनके जैसे और भी लोग हैं जिनकी खुशियाँ अभी तक खत्म नहीं हुई। और फिर ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उन लोगों की खुशियों को बचाएंगे। ये दोनों मिलकर डीमंस को मारेंगे, चाहे एक ही क्यों ना हो। फिर शिनोबू प्रेजेंट में बोलती है, भले ही हम कमजोर हो, भले ही हम डीमन के गर्दन नहीं काट सकते, लेकिन अगर हमने एक डीमन को मारा तो उससे 10 लोग बचेंगे, लेकिन अगर हमने एक अपर मून को मारा तो सैकड़ों लोग मरने से बचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन ये काम ऐसा है जो सिर्फ मुझे ही करना है। फिर शिनोबू को तांजिरो की एक बात याद आता है, जहाँ पर तांजिरो बोलता है कि क्या शिनोबू गुस्सा है, और प्रेजेंट में शिनोबू सोचती है, तुम उस दिन सही थे तांजिरो, मैं गुस्सा थी और मैं बहुत लंबे समय से इस गुस्से के साथ जी रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता को मार दिया गया, मेरी बड़ी बहन को मार दिया गया और कानाओ को छोड़ के मेरे बाकी सभी स्टूडेंट्स को मार दिया गया। और वो आओए, कियो, सुमी और नाहो के बारे में याद करती है कि अगर उनके रिलेटिव्स को डीमन ने नहीं मारा होता तो वो अपने फैमिली के साथ खुशी से रहते। और यही सब बातें शिनोबू को परेशान कर रही थी। तभी शिनोबू ये देखकर हैरान होती है कि उसका जहर डोमा के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और शिनोबू का हाथ ब्लेड से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन डोमा अपने आइस टेक्निक से शिनोबू को पकड़ के उसे गले लगा लेता है और शिनोबू से रोते हुए कहता है कि शिनोबू ने बहुत अच्छा किया, उसने काफी मेहनत की। और वो शिनोबू को ट्रोल करके कहता है, मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि तुम जैसे एक कमजोर लड़की इस हद तक पहुँच गई। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे डीमंस को मारा होगा, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल तुम्हारी बहन से काफी कम है और इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, ये एक चमत्कार से कम नहीं। इसका नतीजा जानते हुए भी कि इतना मेहनत करना बेकार है, तुम फिर भी मुझे हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो और यही सब मूर्खता इंसानों को बहुत अलग बनाती है। और फिर वो बोलता है कि शिनोबू अब उसका खाना बनने वाला है और फिर शिनोबू उसके साथ अनंत काल तक जुड़ जाएगी। और वो शिनोबू से पूछता है कि क्या शिनोबू का कोई आखिरी शब्द है, वो उसे जरूर सुनेगा। फिर शिनोबू गुस्से से इसके रिप्लाई में बोलती है कि वो नर्क में जाएगा। और तभी हम देखते हैं कोई शिनोबू और डोमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और वो कनाओ होती है। जैसे ही कनाओ गेट खुल के अंदर आती है तो वो शिनोबू की ऐसी हालत देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन डोमा ने शिनोबू को पकड़ के रखा था। लेकिन फिर भी शिनोबू बड़े ही मुश्किल से कनाओ को एक हैंड साइन बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश करती है और फिर डोमा अपना जोर लगा के शिनोबू के कमर को तोड़ देता है। ये देखकर कनाओ शॉक में पड़ जाती है और शिनोबू का ब्लेड उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है। और यहीं पर दी इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचो की दी एंड होता है। ये देखकर कनाओ गुस्से से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर वो फ्लावर ब्रीडिंग का फोर्थ फ्रॉम सेफ फ्लावर रोब का यूज करके डोमा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डोमा बड़े ही स्पीड से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। और फिर डोमा कानाओ से कहता है कि कानाओ उसको मारने के लिए काफी ज्यादा करीब थी और फिलहाल वो शिनोबू को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। ये सुनकर कनाओ और भी ज्यादा भड़क जाती है। और फिर डोमा बोलता है कि क्या कनाओ उसके कोहरे वाले ब्लड डिमन आर्ट में नहीं फंस रही और शिनोबू ने उसके आखिरी समय में उसे अपने फिंगर से कुछ मैसेज दिया था, क्या उसने डोमा के पावर्स के बारे में बताया था। और फिर डोमा बोलता है कि ये सभी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, ये जानते हुए भी कि इन सब का कोई फायदा नहीं। और फिर वो शिनोबू के हेड क्लिप को लेकर कहता है और उसके लिए आज का रात काफी अच्छी रात है क्योंकि उसे एक के बाद एक नया खाना मिल ही रहा है। फिर कनाओ सोचती है कि उन सभी का मानना था वो जिससे प्यार करते हैं, जिसे मानते हैं और जिसे आदर करते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन ये सब एक कल्पना है। कोई भी आज तक ऐसा वादा नहीं कर पाया कि वो हमेशा जीवित रहेगा। और नेक्स्ट सीन में हम जेनित्सु को देखते हैं जो एक
कमरे में आ चुका था। फिर जेनित्सु बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ ही हो, तो जल्दी बाहर आओ, तुम तो बस यहाँ पर चुप के बैठे हुए हो। तभी जेनित्सु के रिप्लाई में कोई बोलता है, मुझसे बात करने का ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम में पहले से थोड़ा सुधार हुआ होगा, लेकिन तुम अभी तक एक कमजोर और एक गंदे लड़के हो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं जेनित्सु। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इस डीमन को हमने कहीं तो देखा था, और इसे हमने कहाँ देखा था, ये आप लोग मुझे बताना। और इस डीमन के रिप्लाई में जेनित्सु गुस्से से बोलता है काइगा को, अब जबकि तुम एक डीमन हो तो तुम अब मेरे सीनियर नहीं रहे। तो अब हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी तांजीरो के नीचे एक गेट ओपन होता है, लेकिन तांजीरो बड़े ही मुश्किल से गिरने से बच जाता है। फिर ग्यू तांजीरो को सावधानी बरतने को बोलता है, और ये सब देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये कैसल ग्यू और तांजीरो को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये मुजान के पास नहीं पहुंच पाए। और तांजीरो को ये नहीं पता कि लेडी टमायो मुजान के साथ कितनी देर तक टिक पाएगी, तो इन दोनों को जल्दी से जल्दी मुजान के पास पहुंचना होगा। लेकिन तभी कासुगा क्रो आके ये अनाउंसमेंट करता है कि शिनोबु कोचो अपर मून 2 के साथ लड़ते हुए मारी गई। ये सुनकर ग्यू और तांजीरो शॉक में पड़ जाते हैं, और तांजीरो को शिनोबु की कुछ मेमोरीज याद आती है, और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। फिर ग्यू ये नोटिस करता है कि इन कासुगा क्रोस के गर्दन पे एक अजीब तरह की कागज लगी हुई थी, और ये संदेश पहुंचाने में पहले से काफी तेज हो गए थे। और तभी हम 3 नए कैरेक्टर को देखते हैं, और ये तीनों मास्टर कगाए के ही बच्चे होते हैं। इसका नाम है उबुयाशी किरिया, जो कि 8 वर्ष के उम्र में ही उबुयाशी की फैमिली का हेड बन गया और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बन गया, क्योंकि ये उबुयाशी की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और किरिया की 2 बहनों के नाम कुइना और कानाता होता है, और इनकी बाकी 2 बहन मास्टर कगाया और उनकी माँ के साथ उबुयाशी की मेंशन में मारे गए। ये तीनों अपने काम में लग जाते हैं और इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बनाते हैं, जिससे वो मुजान तक पहुँच सके। असलियत में इन तीनों ने यूशिउरो के ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके एक पेपर के जरिए उनके और कासुगा क्रोस के बीच एक लिंक बना लिया था, जिससे इन्फिनिटी कासिल का सभी जानकारी इन तीनों को यहाँ मिल रहा था। किरिया जल्दी सभी कासुगा क्रोस को इन्फिनिटी कासिल का चक्कर लगाने को बोलता है, और चारों तरफ उनकी आंखें फैलाने को बोलता है, और अभी तक मुजान ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया था। तो किरिया सभी डीमन स्लेयर्स को नॉर्थ की तरफ जाने को जानकारी देने को बोलता है। तभी कुइना बोलती है कि जेनित्सु का सामना अपर मून 6 के साथ हो गया है। तभी हम जेनित्सु और काइगाकू को देखते हैं, जहाँ पर काइगाकू जेनित्सु से बोलता है कि जेनित्सु अभी तक थोड़ा सा भी नहीं बदला, और फिर वो जेनित्सु को चिढ़ा के कहता है कि वो अभी तक एक चिकन पॉक्स की तरह ही लगता है, और वो पहले की तरह बहुत कमजोर है, क्योंकि जेनित्सु फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरे फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन जेनित्सु एक सिग्मा टाइप से रिप्लाई देता है कि काइगाकू की औकात तो लोअर मून तक ही है, उसे तो बस अपर मून की खाली जगह पूरी करने के लिए रखा गया है। इसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है, तो छोटा बच्चा आखिर बात करना सीख ही गया। फिर जेनित्सु बोलता है कि काइगाकू एक डीमन क्यों बना, क्योंकि वो तो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर था। फिर काइगाकू हंसते हुए बोलता है कि जेनित्सु को इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर वो डीमन नहीं बना होता तो उनके दादाजी ने खुद को नहीं मारा होता। तभी हम जेनित्सु के दादाजी जिगोरो के लाश को देखते हैं, जो कि खून से लथपथ हुआ था। फिर जेनित्सु बोलता है कि दादाजी ने अपने पेट को चीर डाला और खुद को एक दर्दनाक मौत दिया। वो बहुत देर तक दर्द से तड़पते रहे। काश कि उस दिन कोई उनके पास होता जो उनके गले को काट के उन्हें इस दर्द से मुक्त कर देता। उन्होंने खुद को ऐसी दर्दनाक मौत इसलिए दी क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग यूज करते थे, और वही थंडर ब्रीदिंग आज डीमन के पास चली गई। और इसके रिप्लाई में काइगाकू हंसते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या इस बात को लेके मुझे दुखी होना चाहिए या फिर मुझे पश्चाताप करना चाहिए? और मैं इस बात पर एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूंगा जिन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है। और असलियत में मुझे इस बात से बहुत राहत मिल रही है कि वो बुढ़ा एक दर्दनाक मौत मरा। मैंने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कभी अपने काबिल समझा ही नहीं। वो सिर्फ एक घटिया बुढ़ा है जो सिर्फ तुम जैसे गंदे और कमजोर को अपने काबिल समझता है। ये सुनकर जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, दादाजी बुरे नहीं थे, और अगर मैं गंदा हूँ तो तुम एक कचरा हो। हाँ, मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रीडिंग को यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट ब्रीडिंग को छोड़ के बाकी सभी ब्रीडिंग का यूज कर सकते हो। दादाजी की मौत एक पेनफुल मौत थी, और वो इतने लकी भी नहीं थे कि उन्हें अपने काबिल का स्टूडेंट मिल सके। ये सुनकर काइगाकू भड़क जाता है और कहता है कि वो खुद को उसके साथ कैसे जोड़ सकता है। और फिर काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है, और जेनित्सु भी अटैक के लिए रेडी होता है। जैसे ही काइगाकू जेनित्सु के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि जेनित्सु ने पहले ही काउंटर अटैक कर दिया था, और जेनित्सु कहता है, तुम काफी स्लो हो। जेनित्सु की स्पीड देखकर काइगाकू भी हैरान होता है, और हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। तो अब हम काइगाकू के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर काइगाकू का सामना अपर मून 1 कोकुशिबो से हो गया था। फिर
काइगाकू कहता है कि एक बहुत शक्तिशाली ओपोनेंट के सामने उसके लिए घुटने टेकना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका सर जमीन पर रगड़ना पड़े या फिर उसे गंदा पानी पीना पड़े और तो और उसे चोरी ही क्यों ना करना पड़े, और वो जीवित रहने तक कभी हार नहीं मानेगा और उन सभी लोगों को दिखाएगा कि उसने अपना जीवन किस तरीके से पार किया है। और कोकुशिबो उसे अपना ब्लड देकर कहता है कि वो एक डीमन बन जाए, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है, और अगर मुजान उसे एक्सेप्ट करता है तो काइगाकू उनका पार्टनर बन जाएगा। और हो सकता है कि काइगाकू को एक डीमन बनने में टाइम लगे, क्योंकि वो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर है, और इस खून को पीते ही काइगाकू एक डीमन बन जाएगा। और काइगाकू को मुजान का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उससे मुजान का ब्लड मिल रहा है, और अगर उसने ब्लड का एक बूंद भी गिराया तो उस ड्रॉप के साथ उसका सर भी नीचे गिर जाएगा, और उसका सिर काटने में कोकुशिबो थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। काइगाकू कहता है कि उस समय उसके शरीर का हर एक अंग डर से कांप रहा था, और उसका मन जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काइगाकू कहता है कि अपर मून्स के मुकाबले जेनित्सु कुछ भी नहीं है। भले ही जेनित्सु पहले से ताकतवर हो गया होगा, लेकिन वो कभी अपर मून्स को हरा नहीं पाएगा। और वो कहता है कि जेनित्सु एक गंदा लड़का है जो कि हमेशा रोता रहता है, और ना ही उसके पास घमंड था और ना ही हिम्मत। और जिगोरू चाहता था कि जेनित्सु उसका सक्सेसर बने। फिर काइगाकू जेनित्सु को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि हर किसी इंसान को किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, और उसके और उस बुद्धे के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। और वो थंडर ब्रीदिंग का सेकेंड फॉर्म लाइटनिंग बेल का यूज करके जेनित्सु के ऊपर अटैक कर देता है। काइगाकू ने एक ही पल में लगातार 5 अटैक जेनित्सु के ऊपर कर दिया था, जो देखकर जेनित्सु हैरान होता है और कहता है कि काइगाकू ने जरूर बहुत सारे इंसानों को खाया होगा, जिससे वो इतना ताकतवर हो चुका है। और क्या अभी तक काइगाकू को सही और गलत का फर्क समझ नहीं आया? जिसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है कि वो जानता है क्या सही है और क्या गलत। और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस करता है, और कहता है कि जो लोग उसे सही ढंग से जज करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं वो लोग सही हैं, और जो लोग उसे गलत तरीके से जज करते हैं और उसे नकारते हैं वो लोग गलत हैं। और जेनित्सु अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन काइगाकू फिर से थंडर ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेनित्सु का स्किन फटने लगता है। और फिर काइगाकू जेनित्सु से पूछता है कि उसे उसके ब्लड डिमन आर्ट और उसके टेक्निक के अटैक का स्वाद कैसा लगा। इस अटैक से उसके फेस और उसके शरीर के हर एक मांस को तोड़ देगा, हर एक पार्ट को तोड़ देती है। और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का सिक्स फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर आखिरी हमला करता है, और वो बोलता है कि वो जेनित्सु की तरह नहीं है, वो स्पेशल है। घायल जेनित्सु तेजी से नीचे गिर रहा था, और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जिगोरू उसे दांत रहा था, क्योंकि जेनित्सु उसके सीनियर काइगाकू की तरह थोड़ा सा भी नहीं है, और उसे काइगाकू से कुछ सीखना चाहिए। और फिर कुछ डीमन स्लेयर्स काइगाकू का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी ब्रीदिंग्स को यूज करना आता था, लेकिन उसे फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं आता था, जो कि सभी ब्रीदिंग्स का मेन ब्रीदिंग है। जब तक वो फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं सीख लेता वो एक हाशिरा कभी नहीं बन सकता, जिससे वो जल्दी मर जाएगा। ये सुनकर जेनित्सु उन डीमन स्लेयर्स की पिटाई कर देता है, और ये बात काइगाकू को पता चल जाती है, तो वो जेनित्सु को बोलता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और उसके यहाँ होने से या ना होने से काइगाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जेनित्सु बोलता है कि उसे पता है काइगाकू उससे कितना नफरत करता है, और जेनित्सु भी उससे काफी नफरत करता था, लेकिन जेनित्सु असलियत में काइगाकू को अपने पूरे शिद्दत से रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि काइगाकू काफी मेहनती था और काइगाकू बहुत अनोखा था। और जेनित्सु के मन में काइगाकू के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट थी जितनी वो उसके दादाजी को करता था, लेकिन काइगाकू हमेशा निराश रहता था, क्योंकि काइगाकू के खुशी के बॉक्स में एक होल हो गया था, जिससे उसकी खुशियाँ हमेशा लीक होती रहती थी। और काइगाकू को इस होल को जल्दी बंद करना होगा, नहीं तो वो हमेशा निराश ही रहेगा। और फिर जेनित्सु जिगोरू से माफी मांगता है और कहता है कि उन दोनों का साथ यही तक था, अब जेनित्सु को इसे तोड़ना होगा। और प्रेजेंट में जेनित्सु खुद को गिरने से संभाल लेता है। ये देखकर काइगाकू हैरान होता है कि क्या जेनित्सु के पास अभी भी ताकत है। फिर जेनित्सु सॉरी बोलता है। फिर वो थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके एक ही झटके में काइगाकू का गला काट देता है। काइगाकू ये देखकर शॉक में पड़ जाता है, और उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेनित्सु इतना फास्ट था, जिससे वो उसे देख ही नहीं पाया। और जेनित्सु ने जिस फॉर्म को यूज किया था उसकी तो काइगाकू को भनक तक नहीं थी, और जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। फिर काइगाकू ओल्ड मैन जिगोरू को पूछता है और कहता है कि जिगोरू ने उसके साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि जिगोरू ने जेनित्सु को कुछ ऐसा सिखाया जो उसे कभी नहीं सिखाया था। ये सुनकर जेनित्सु बोलता है कि वो गलत समझ रहा है, दादाजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था, ये फॉर्म उसका खुद का है जो जेनित्सु ने खुद बनाया है, और वो इस फॉर्म को काइगाकू के खिलाफ
विलाप यूज करने के लिए ही बनाया था। तो अब जेनित्सु और काइगा को नीचे गिर रहे थे। काइगा को ये मानने को तैयार ही नहीं था कि थंडर ब्रीडिंग का तो सिर्फ 6 फॉर्म है और जेनित्सु उनमें से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही यूज कर सकता था, लेकिन उसने अपना खुद का एक 7th फॉर्म बना दिया। काइगा को ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जेनित्सु जैसे एक कमजोर डीमन स्लेयर से हार गया, लेकिन वो फिर खुद को तसल्ली देके कहता है कि वो इस लड़ाई में नहीं हारा क्योंकि जेनित्सु भी उसके साथ नीचे गिर रहा था। अगर जेनित्सु इतनी तेजी से फ्लोर के साथ टकराए तो उसकी मौत तो तय है। तभी काइगा के पास अचानक से यूचिरो आ जाता है और काइगा से कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं तो एक दिन उनकी भी मदद होती है, लेकिन काइगाकू ने किसी की भी मदद नहीं की थी, जिसके कारण उसे अकेले ही मरना होगा। और फिर वो जेनित्सु को बचा के ऊपर की तरफ ले जाता है। अब जेनित्सु घायल हालत में अपने सपने में एक जगह को देखता है जहाँ पर 2 साइड में जेनित्सु और उसके दादाजी खड़े थे। फिर जेनित्सु रोते हुए दादाजी से बोलता है कि उसे बहुत अफसोस है क्योंकि वो काइगाकू को सही रास्ता नहीं दिखा पाया और दादाजी ने जेनित्सु को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे और जेनित्सु ने इन लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो हाशिरा बनने के बाद इन लेटर्स का रिप्लाई देना चाह रहा था। और फिर वो खुद को कोसने लगता है कि अगर वो दादाजी के आसपास होता तो शायद काइगाकू कभी डीमन नहीं बनता। और फिर वो दादाजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने दादाजी के पैसे भी नहीं लौटाए थे। और फिर वो कहता है कि क्या दादाजी जेनित्सु से नफरत करता है क्योंकि वो जेनित्सु के बातों का एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा। और वो दादाजी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के फ्लावर्स जेनित्सु के पैरों को जकड़ लेते हैं। और तभी जेनित्सु के दादाजी जिगोरो बोलते हैं कि जेनित्सु उनका शान और उनका खुशी है। और ये सुनकर जेनित्सु रो पड़ता है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर योशिरो जेनित्सु की मरहम पट्टी कर रहा था और वहाँ पर कुछ डीमन स्लेयर के साथ मुराता भी था जो जेनित्सु को देखकर ही पहचान जाता है और उसे जल्दी से ठीक करने को बोलता है। और फिर योशिरो मुराता को चुप रहने को बोलता है और उसके काम पर ध्यान देने को बोलता है। ये सुनकर मुराता गुस्सा हो जाता है और योशिरो से उसका रैंक पूछता है। अगर उसका रैंक मुराता से कम हुआ तो वो उसे पीट देगा, लेकिन योशिरो बोलता है कि उसे रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है। और फिर योशिरो बोलता है कि जेनित्सु का सामना जिस अपर मून से हुआ जरूर वो बहुत कमजोर था, जिसके वजह से जेनित्सु आज जिंदा है। ये सुनकर मुराता और भी ज्यादा भड़क जाता है और योशिरो को चुप रहने को बोलता है। और मुराता की चीख से वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। और तभी हमें योशिरो के बारे में बताया जाता है। योशिरो पहला एक ऐसा डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया था, बल्कि उसे लेडी टमायो ने बनाया था। और टमायो ने उससे डीमन स्लेयर की ड्रेस पहना के बाकी डीमन स्लेयर के साथ मिला दिया था ताकि वो इस मिशन में बाकी डीमन स्लेयर्स की हेल्प कर सके। और योशिरो एक हूबहू इंसान की तरह दिखता था तो उसे कोई भी पहचान नहीं सकता। दूसरी तरफ मुराता और बाकी डीमन स्लेयर्स इन डीमंस को अभी तक मार ही नहीं पा रहा था। और तभी योशिरो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक कासुगाई क्रो की हेल्प से ये पता लगा लेता है कि तांजिरो और ग्यो के पास एक अपर मून डीमन आ रहा है। दूसरी तरफ तांजिरो और ग्यो मुजान को अभी तक ढूंढ ही रहे थे। फिर तांजिरो बोलता है कि क्या वो दोनों किसी अपर मून की तरफ भाग रहे हैं। और फिर तांजिरो शिनोबु को कसम देके बोलता है कि वो सभी जरूर जीतेंगे। और तभी वहाँ पर कोई ऊपर के कमरे को तोड़ते हुए तांजिरो और ग्यो की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आने लगती है और वो तेजी से इन दोनों की तरफ आ रहा था। और तभी तांजिरो को एक स्मेल आती है जिससे वो समझ जाता है कि कौन इन दोनों के पास आ रहा है। और तभी ऊपर का छत फटने लगता है और ग्यो तांजिरो को वहाँ से हटने को बोलता है। और तभी वहाँ पर कोई एंटर करता है और ये अपर मून ट्री आकाजा होता है, जो तांजिरो से कहता है कि उन दोनों को मिले हुए बहुत दिन हो गए। और आकाजा ये देखकर हैरान था कि तांजिरो जैसा कमजोर डीमन स्लेयर अभी तक जिंदा है। और फिर वो तांजिरो का नाम लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तांजिरो भी आकाजा का नाम जोर से चिल्लाता है और काउंटर अटैक के लिए रेडी होता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक ककून जैसे एक चीज को देखते हैं और वहाँ पर लेडी टमायो भी थी। और टमायो को ये ककून धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था और टमायो के पास बचने का कोई भी चारा नहीं था, तो वो मदद की पुकार लगाने लगती है। असलियत में इस ककून के अंदर मुजान घुसा हुआ था। तो अब हम किरिया उबुयाशिकी को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बना रहा था। लेकिन कनाता अपने इमोशन को रोक नहीं पाती क्योंकि रिसेंटली उनके माता पिता मरे हैं, जिसे याद करके वो रो पड़ती है। लेकिन किरिया उसे रोने के लिए मना करता है और अपने काम पर ध्यान देने को बोलता है। और कनाता को ये यकीन दिलाता है कि वो जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ हम साउंड हाशिरा, टेंजेन उजुई और क्योजोरो रेंगोकू के फादर शिनजिरो को देखते हैं। फिर टेंजेन बोलता है कि किरिया एक कमाल का लड़का है क्योंकि वो अपने माता पिता को खोने के सदमे को लेकर सभी डीमन स्लेयर्स को लगातार मैसेज भेज रहा है। वो बखूबी अपना ड्यूटी निभा रहा है। ये सुनकर शिनजिरो बोलता है कि ये बच्चे इतने छोटे उम्र के होने के बाद भी अपने ड्यूटी को अपने पूरी शिद्दत से पालन कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे क्योजोरो रेंगोकू किया करता था। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों की रक्षा करता था और वो हमेशा कहता था कि वो रेंगोकू फैमिली का नाम कभी बदनाम नहीं करेगा।
जाएगा। दूसरी तरफ हम साकुंजी को देखते हैं जो कि नेजुको के ख्याल रख रहा था और नेजुको के फेस से काफी पसीना निकल रहा था, जिसे देखकर साकुंजी बोलते हैं कि नेजुको को काफी दर्द हो रहा है और लेडी तमायो ने जितने भी दवाई दिया था साकुंजी उन सभी दवाइयों का यूज कर चुका है। फिर साकुंजी नेजुको को देखकर कहता है कि क्या नेजुको ये कर पाएगी या वो फिर से इंसान बन पाएगी, और अगर नेजुको वापस इंसान बन गई तो मुजान का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और सिर्फ नेजुको ही है जो मुजान के प्लान को सक्सेस कर सकती है, क्योंकि नेजुको वो पहली डीमन है जो दिन के रोशनी में भी बाहर घूम सकती है। और फिर साकुंजी बुरी तरीके से कांपने लगते हैं और पसीने से भीग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़ाई की अंतिम मोड़ की चिंता सता रही थी। जब भी साकुंजी इस बात को सोचते हैं तो उनका दिल कांपने लगता है और उनके हिसाब से ये लड़ाई आज रात ही खत्म हो जाएगी। फिर साकुंजी को वो दिन याद आता है जब तांजिरो अपने डीमन बहन को लेकर उनके पास आया था और उसी दिन से पूरा समय एक कोग व्हील की तरह घूम गया। फिर साकुंजी तांजिरो और नेजुको को हार ना मानने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम आकाजा को देखते हैं जो तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस अटैक से डॉज कर लेता है और एक पलटवार करता है। फिर तांजिरो सोचता है कि उसे आकाजा का हाथ काटना ही होगा क्योंकि वो उसका सिर इतनी आसानी से नहीं काट पाएगा। यू तांजिरो की स्पीड देखकर हैरान होता है और फिर तांजिरो आकाजा का एक हाथ काट देता है। ये देखकर तांजिरो सोचता है कि वो आकाजा के फाइटिंग मूवमेंट्स को समझ रहा है तो वो ये लड़ाई जीत पाएगा। इस बार तो वो आकाजा के सिर को नहीं काट पाया और वो सोचता है कि वो इस बार आकाजा के सिर को काट देगा, लेकिन आकाजा अचानक से तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तांजिरो हिनोगामी कागुरा की एक अलग ही फॉर्म को यूज करके आकाजा के अटैक को एक सेकंड में डॉज कर लेता है, जो देखकर आकाजा भी हैरान होता है। तांजिरो एक धुएं की तरह आकाजा के पीछे आ चुका था। आकाजा ये समझ नहीं पाया कि तांजिरो ने क्या था और ग्यू तांजिरो की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान होता है और कहता है कि तांजिरो अब वो पहला वाला तांजिरो नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है और तांजिरो एक हाशिरा की लेवल की पावर रखता है क्योंकि तांजिरो अपर मून थ्री से लड़ रहा है और उसे घायल भी कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। फिर ग्यू को वो दिन याद आता है जब तांजिरो बर्फीली जगह में अपना सिर झुका के ग्यू से अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन तांजिरो काफी बदल चुका है। और तांजिरो की ऐसी स्किल देखकर आकाजा को रेंगोकू की कही हुई बात याद आता है, जहाँ पर रेंगोकू कहता है कि ये लड़के कमजोर नहीं हैं, उनके स्किल का अपमान मत करो। जिसके बाद आकाजा बोलता है कि रेंगोकू सही कह रहा था, ये लड़के सच में कमजोर नहीं हैं। और आकाजा अपने पूरे सम्मान के साथ तांजिरो के साथ लड़ाई करेगा। और फिर आकाजा पूरा सीरियस हो जाता है और अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके तांजिरो से कहता है कि अब उनकी असली लड़ाई शुरू होगी। तो अब ग्यू वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है और आकाजा के ऊपर अपने पूरी तेजी से अटैक कर देता है। और ग्यू की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर आकाजा भी उससे काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उससे पूरे 5 साल हो गए थे एक वाटर हाशिरा से लड़े हुए। और आकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट से ग्यू के ऊपर मल्टीपल पंचेस करता है, लेकिन ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को यूज करके उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर आकाजा कहता है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और उसने जब आखिरी वाटर हाशिरा को मारा था तो उसके पास भी ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। तभी तांजिरो हिनोगामी कागुरा से आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाजा इससे बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। तांजिरो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी आकाजा तांजिरो के पीछे आकर उसे मारने वाला होता है। तांजिरो इससे बचने के लिए हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्यू वाटर ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को यूज करके आकाजा का हाथ काट देता है, लेकिन आकाजा उससे 20 रीजेनरेट कर लेता है। ये देखकर ग्यू आकाजा के ऊपर फिर से अटैक करता है और तांजिरो आकाजा के पैर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा इसे देख लेता है और तांजिरो के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। तांजिरो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा अटैक लग गया था, जिससे उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ ग्यू आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाजा ग्यू की स्किल देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे उसका नाम पूछता है, क्योंकि आकाजा ग्यू के नाम को हमेशा याद रखेगा। ग्यू बोलता है कि वो किसी डीमन को अपना नाम नहीं बताएगा और ग्यू को बात करना पसंद नहीं, तो उसे ये सब घिनौना लगता है। और इसके रिप्लाई में आकाजा कहता है कि उसे तो बात करना बहुत पसंद है और जब तक ग्यू अपना नाम आकाजा को नहीं बताएगा वो तब तक उसे पूछता ही रहेगा। फिर आकाजा ग्यू के ऊपर एक किक मार देता है, लेकिन ग्यू अपने तलवार से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन आकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके ग्यू के ऊपर मल्टीपल किक मारता है, जिसके प्रेशर से ग्यू बहुत दूर जाके गिरता है। तांजिरो ये देखकर ग्यू का नाम जोर से चिल्ला देता है, जिससे आकाजा को ग्यू का नाम पता चल जाता है और वो तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन तांजिरो को फिर से थोड़ा अटैक लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और आकाजा तांजिरो की तारीफ करता है और कहता है कि उसने खुद को बहुत इम्प्रूव किया, क्योंकि जिस रात क्योजोरो रेंगोकू मरा था तो उस टाइम तो तांजिरो जमीन पर गिरा हुआ एक कमजोर इंसान था और अब तांजिरो पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। तो अब आकाजा उसे मारने के लिए उतावला हो रहा है और वो कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि क्योजोरो उसी रात मारा गया। बेशक वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिमाग मूर्खता से भरा हुआ था क्योंकि वो डीमन नहीं बना। तांजिरो ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और आकाजा से कहता है कि मूर्खता तो आकाजा के दिमाग में भरा हुआ है और वो रेंगोकू के बारे में एक भी और शब्द नहीं सुनेगा। आकाजा कहता है कि वो तो सिर्फ तांजिरो और रेंगोकू की तारीफ कर रहा है। इसके रिप्लाई में
तांजिरो कहता है कि आकाजा का कोई हक नहीं रेंगोकू के बारे में कोई भी बात भला बुरा कहना, क्योंकि आकाजा जब चाहे किसी के मुंह में ठोक देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आकाजा कहता है कि तांजिरो को कोई गलतफहमी हुई है, वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों के मुंह में ठोकता है जो बहुत कमजोर होते हैं। फिर आकाजा थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है वो कमजोरों से सख्त नफरत करता है और उसके हिसाब से कमजोरों को तो इस दुनिया से पूरा मिटा देना ही चाहिए। तांजिरो कहता है कि आकाजा बहुत गलत है, क्योंकि अब आकाजा यहाँ पर जिंदा खड़ा है। इसका मतलब है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। और आकाजा भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि जब आकाजा बच्चा था तो उसे किसी न किसी ने तो प्रोटेक्ट किया होगा और उसे जीने का रास्ता दिखाया होगा, जिसके कारण आज वो जीवित है। और ताकतवरों को हमेशा कमजोरों की मदद करना चाहिए, जिससे कमजोर लोग ताकतवर बन पाएंगे और वो भी आगे चल के कमजोरों की मदद करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और यही प्रकृति का नियम है। ये सुनकर आकाजा कहता है कि तांजिरो का सोचने का तरीका अलग है और आकाजा तांजिरो की एक भी बात और नहीं सुनेगा। तो अब आकाजा सोचता है कि जब वो तांजिरो का चेहरा देखता है तो उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही नाखून को किसी लोहे में खरोच रहा है। और तांजिरो को देखते ही उसे उल्टी जैसी लगती है, क्योंकि उससे पहले लगता था कि तांजिरो बहुत कमजोर है, जिससे वो बहुत निराश था। लेकिन इस समय तांजिरो बहुत ताकतवर और काफी मजबूत हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आकाजा अपने मन को खुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब तांजिरो की आंखें, उसकी आवाज और उसकी हर एक बातें आकाजा को कांटे की तरह चुभने लगती है। तभी आकाजा के कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है और आकाजा से सेम वही वर्ड्स कहता है जो तांजिरो ने पहले आकाजा से कहा था कि शुरुआत में सभी इंसान बच्चे होते हैं, जिससे वो बहुत कमजोर होते हैं और उनके आसपास के लोग उनकी रक्षा करते हैं। और वो आकाजा को दूसरों के साथ कंपेयर करने को मना करता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने को बोलता है। अगर आकाजा 10 या 20 साल और ज्यादा मेहनत करता तो आज वो काफी काबिल बन गया होता, जिससे वो दूसरों की मदद कर सके। तभी आकाजा एक पंच मार के उस आदमी का हाथ अपने कंधे से हटाता है और वो देखता है कि पीछे तो कोई नहीं था। तांजिरो भी ये देखकर हैरान था कि आकाजा आखिर कर क्या रहा है। तभी आकाजा तांजिरो की तरफ देख के बोलता है कि तांजिरो एक सचमुच बेहुदा लड़का है और वो तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। आकाजा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो देखकर तांजिरो को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आकाजा का अटैक इतना फास्ट होने के बाद भी इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है। तभी आकाजा अचानक से तांजिरो के पास आ जाता है और अपना ब्लड डिमन आर्ट का यूज करके एक काफी दमदार और जानलेवा किक मारता है और इसे तांजिरो डॉज नहीं कर पाता, जिससे वो खून की उल्टियां करने लगता है। फिर तांजिरो कहता है कि भले ही वो आकाजा के अटैक्स को और उसके मूवमेंट्स को सेंस क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक्स से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अटैक्स हद से ज्यादा फास्ट और काफी एक्यूरेट है। और तांजिरो को ऐसा लगने लगता है कि वो आकाजा के अटैक्स से बच के दूर नहीं जा रहा, बल्कि एक चुंबक की तरह उसके अटैक्स के पास खींचा चला जा रहा है। और फिर तांजिरो आकाजा और रेंगोकू के फाइट सीन्स को याद करता है, ताकि उसे आकाजा के साथ लड़ने में कोई क्लू मिल जाए। तभी आकाजा फिर से तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो उसके अटैक से बच के हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के गले पर वार करता है और इस अटैक से आकाजा का थोड़ा गला तांजिरो ने काट दिया था। और आकाजा फिर से तांजिरो के पास अटैक करने के लिए आता है और उससे कहता है कि तांजिरो का ये अटैक काफी मजेदार था, क्योंकि तांजिरो का ब्लेड आकाजा के गले के पास तब पहुंचा जब आकाजा बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम रेंगोकू के ब्रदर सेंजुरो को देखते हैं, जो कि प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि अब एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था और वो प्रे करता है कि उसके फादर और तांजिरो दोनों ही सही सलामत रहे। और सेंजुरो ने तांजिरो के पास एक लेटर भी भेजा है, जिसमें सन ब्रीडिंग और उसके यूजर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ उस लेटर में उस सन ब्रीडिंग यूजर के बारे में भी लिखा हुआ है जिसने मुजान के साथ लड़ा था, और उस लड़ाई की कुछ डिटेल्स भी उस लेटर में लिखी हुई थी। और उस सन ब्रीडिंग यूजर ने मुजान के साथ लड़ते हुए अपना आत्मविश्वास खो दिया था, लेकिन सेंजुरो को ये यकीन है कि तांजिरो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोएगा और तांजिरो ही अपने नए भविष्य का रास्ता खोलेगा। दूसरी तरफ तांजिरो और आकाजा अभी तक लड़ रहे थे और तभी तांजिरो फिर से हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाजा इस बार अपने दोनों हाथों से ही तांजिरो के तलवार को पकड़ लेता है, जो देखकर तांजिरो काफी ज्यादा शॉक में पड़ चुका था। फिर तांजिरो अपने सिर से आकाजा के सिर पर मारता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और उसका ब्लेड अभी तक आकाजा के हाथ पर फंसा हुआ था। फिर तांजिरो आकाजा के सिर पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन इससे भी आकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका ब्लेड अभी तक आकाजा के हाथों पर फंसा हुआ था। तभी अचानक से आकाजा का दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसके हेल्प से तांजिरो अपने ब्लेड को निकाल लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर ग्यू घायल हालत में आ चुका था और ग्यू ने ही आकाजा के हाथों को काटा था। और इस बार ग्यू बहुत जरा गुस्सा होता है और अब ग्यू अपने मन में ही बोलता है कि वो किसी लड़ाई में अपने ब्लेड को बेकार में यूज करना नहीं चाहता और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसका ओपोनेंट सिर्फ मजे के लिए ही उसके साथ लड़ रहा हो। लेकिन इस समय ग्यू एक ऐसे ओपोनेंट के सामने खड़ा है जो हद से ज्यादा पावरफुल है, जिसने ग्यू को लगभग हार की कगार पर लेके आया है। और अब ग्यू ये महसूस करता है कि उसके सोए हुए ऑर्गन्स अब पूरी तरीके से जाग गए हैं, क्योंकि उसके सामने एक पावरफुल ओपोनेंट खड़ा है। और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मरने या जीने की कगार पर होता है, लेकिन ये बात उस इंसान की स्ट्रेंथ और एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो कितनी
देर तक टिक सकता है। दूसरी तरफ तांजिरो ग्यू को देखकर हैरान होता है क्योंकि ग्यू के फेस पर डीमन स्लेयर मार्क आ चुका था। फिर ग्यू वाटर ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा इससे बचते हुए ग्यू के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन ग्यू उस पंच को डॉज करते हुए अकाजा के गले पर अपना ब्लेड ले जाता है और अकाजा के गले पर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा इससे बच जाता है। फिर भी उसे थोड़ा सा कट लग जाता है। अकाजा ये देखकर हैरान होता है और तभी वो नोटिस करता है कि ग्यू के फेस पर डीमन स्लेयर मार्क आ चुका है, जिससे उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। तभी ग्यू अचानक से अकाजा के पास आ जाता है और वाटर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अब ये दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, जो देखकर तांजिरो कहता है कि ग्यू काफी तेज हो गया है, लेकिन अकाजा ने कुछ ही सेकंड्स में ग्यू की बढ़ती हुई तेजी को बराबरी पर लेके आया है। और फिर तांजिरो सोचता है कि ये लड़ाई अगर ऐसे ही चलती रही तो ग्यू इसमें जरूर हार जाएगा, क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है जिसके बाद इंसान थक जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। और उन दोनों का एम तो मुजान को मारना था। ये दोनों अकाजा के साथ लड़ते हुए ये पूरी रात गवा नहीं सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लेडी तमाऊ नहीं बच सकती। फिर तांजिरो खुद को शांत करने लगता है और अकाजा के अटैक्स के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके अटैक्स एक मैग्नेट की तरह कैसे हो सकता है और अकाजा के ऊपर जिस साइड से भी अटैक किया जाए वो तुरंत ही उसे सेंस कर लेता है। तभी तांजिरो को अकाजा की एक बात याद आता है जो वो रेंगोकू के साथ लड़ते हुए बोलता है। अकाजा बार बार बैटल स्पिरिट शब्द का यूज करता था। तांजिरो सोचता है कि ये बैटल स्पिरिट आखिर क्या है। जैसे तांजिरो की सेंसर पावर सूंघने की शक्ति है, तो क्या वैसे ही अकाजा की सेंसर पावर बैटल स्पिरिट है। तभी तांजिरो को इनोस्के की एक बात याद आता है, जहाँ पर इनोस्के कहता है कि अगर कोई इंसान इनोस्के को पीछे से या कहीं और से नोटिस कर रहा हो तो ये बात इनोस्के को पता चल जाती है। असलियत में ये इनोस्के की सेंसर पावर होती है, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि वो इंसान अगर इनोस्के को बिना मतलब के नोटिस करता है तो उसे ये बात पता नहीं चलती, क्योंकि इनोस्के तभी इस बात को सेंस कर पाता है जब कोई इंसान दूर से या पीछे से उसे मारने के एम पर नोटिस कर रहा हो। इसके बाद तांजिरो समझ जाता है कि उससे अब करना क्या है। दूसरी तरफ ग्यू और अकाजा अभी तक लड़ रहे थे और तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके अकाजा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन अकाजा बिना देखे तांजिरो के ब्लेड को पकड़ लेता है, जिससे तांजिरो पूरा कंफर्म हो जाता है कि अकाजा की सेंसर टेक्निक हूबहू इनोस्के से मिलती है। फिर अकाजा तांजिरो के ऊपर एक पंच मार देता है। तांजिरो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा अटैक तांजिरो को लग जाता है, लेकिन तभी ग्यू आके तांजिरो को अकाजा से बचा लेता है और तांजिरो फिर से इन दोनों की लड़ाई को ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे वो अकाजा के अटैक्स के पैटर्न्स को समझने लगता है। और अब अकाजा ग्यू के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि अकाजा ने ग्यू के सभी वाटर ब्रीथिंग्स को समझ लिया था। और चाहे ग्यू अकाजा के ऊपर जितने भी अटैक्स करने की कोशिश क्यों ना करे, अकाजा तुरंत ही उन पर रिस्पॉन्स करके उन अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और वो फिर रियलाइज करता है कि वो सच में एक अपर मून ट्री यानी एक किलिंग मशीन से लड़ रहा है। तभी अकाजा अचानक से ग्यू के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो अब ग्यू को खत्म कर देगा। और वो ये देखकर हैरान है कि ग्यू इतनी देर तक टिक पाया। वही तांजिरो दूर से इनकी लड़ाई देख रहा था। तांजिरो इन दोनों की लड़ाई में अपना पूरा फोकस लगाता है, जिससे वो ये तक भूल जाता है कि ग्यू को उसे अकाजा से प्रोटेक्ट करना है। फिर ग्यू अपने ब्लेड से अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा एक पंच से ग्यू के ब्लेड को ही तोड़ देता है, जो देखकर ग्यू भी शॉक में पड़ जाता है। और फिर अकाजा ग्यू को अलविदा बोलता है और उसके पेट पर एक पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं पंच लगने से पहले ही अकाजा का हाथ कट जाता है, जो कि तांजिरो ने काटा था। और अब तांजिरो दिखने में कोई अलग ही लग रहा था। ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि तांजिरो के ब्रीदिंग का साउंड, उसके बाल और उसकी आंखें पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और अकाजा भी ये समझ जाता है कि तांजिरो अब कुछ बड़ा करने वाला है और उसके शरीर के हर एक अंग अकाजा को उसे मारने को बोल रहे हैं। फिर अकाजा अपने ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे स्टिक ब्लेड्स निकलकर ग्यू के बॉडी पर घुस जाते हैं, जिससे ग्यू बहुत घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। फिर अकाजा ग्यू को डीमन बनने का ऑफर देता है और उससे कहता है कि वो भी रेंगोकू और तांजिरो की तरह मारा जाएगा, तो मरने से अच्छा है कि ग्यू एक डीमन बन जाए। यहाँ पर अकाजा को लग रहा था कि उसने अपने ब्लड डिमन आर्ट से तांजिरो को मार दिया है, जिससे अकाजा को तांजिरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। लेकिन असलियत में तांजिरो तो अकाजा के पीछे खड़ा था, वो भी जिंदा, क्योंकि तांजिरो ने इनोस्के का फॉर्मूला यूज किया था। और अब तांजिरो अकाजा को ना मारने की एम से देख रहा था, जिससे अकाजा को तांजिरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। ये देखकर हैरान होता है कि अकाजा आखिर ध्यान कहाँ दे रहा है। तांजिरो तो उसके पीछे खड़ा है और ग्यू मन ही मन तांजिरो को बोलता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर अकाजा के गले को काट दे, क्योंकि अकाजा का ध्यान तांजिरो की तरफ नहीं है। लेकिन तांजिरो जोर से अकाजा का नाम चिल्लाता है और अकाजा से कहता है कि वो अब उसका सर काटने वाला है, जो देखकर अकाजा भी हैरान होता है और तुरंत ही तांजिरो के ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन तांजिरो इसे डॉज कर लेता है। अकाजा मन ही मन सोचता है कि तांजिरो आखिर इतना कुछ सहने के बाद भी जिंदा कैसे है, लेकिन वो ज्यादा देर तक अकाजा से नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी बैटल स्पीड जितनी हाई होगी अकाजा उतना ही अलर्ट होगा। लेकिन तभी अकाजा को एहसास होता है कि तांजिरो की बैटल स्पीड तो पूरी तरीके से गायब ही हो चुकी है, जिससे अकाजा को तांजिरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। अकाजा समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके एक
ही झटके में आकाजा का गला काट देता है। आकाजा ये देखकर शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक पहला ऐसा इंसान देखा है जिसके पास थोड़ी सी भी बैटल स्पीड नहीं है। जहाँ तक एक छोटे बच्चे तक भी थोड़ी सी भी बैटल स्पीड होती है, लेकिन तांजीरो ने एक ही सेकंड में अपनी आत्मा से अपने बैटल स्पीड को गायब कर दिया, जिससे आकाजा को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जो एक पौधे की तरह हो, जिसके पास थोड़ी सी भी बैटल स्पीड नहीं होती और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लायक ही नहीं होते। आकाजा ये यकीन ही नहीं कर पाता कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा था जो उसके हिसाब से इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर आकाजा अपने सर को पकड़कर फिर से ज्वाइन करने लगता है, लेकिन ग्यू अपनी टूटी हुई ब्लेड को आकाजा के सिर पर घुसा देता है और उसके सिर को उसके बॉडी से दूर कर देता है। और अब तांजीरो और ग्यू राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बैटल अब खत्म हुई। लेकिन तभी अचानक से आकाजा का बॉडी मूव करने लगती है और उसका सिर ना होते हुए भी अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिव कर देता है। ये देखकर तांजीरो और ग्यू शॉक में पड़ जाते हैं और तभी आकाजा तांजीरो के पास आके एक जोरदार किक मारता है, जिससे तांजीरो बहुत ही तेजी से एक दीवार के साथ टकराता है और वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर आकाजा का बॉडी तांजीरो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्यू आके वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करके आकाजा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं आकाजा के बॉडी पर जो कट्स लगे थे वो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा फास्ट रीजेनरेट हो रहे थे। और फिर ग्यू बहुत ही गुस्से से आकाजा से बोलता है कि अगर उसे तांजीरो को मारना है तो उसे पहले ग्यू से लड़ना होगा, क्योंकि तांजीरो उसके फैमिली मेंबर जैसा है और वो अपने फैमिली मेंबर को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुनकर आकाजा रुक जाता है और उससे एक फ्लैशबैक याद आता है और वहाँ पर एक आदमी आकाजा से कहता है कि वो कोई समुराई नहीं है और उनके पास कोई भी ब्लेड नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने ब्लेड्स को अपने दिलों में रखते हैं और इसीलिए हमें अपने हाथों से ही अपना काम चलाना पड़ता है। लेकिन फिर आकाजा फिर से ग्यू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की पीछे से आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है अब बस बहुत हुआ, रुक जाओ हाकुजी है। जिसपे आकाजा बोलता है कि वो कौन है। फिर वो लड़की बोलती है कि उसे अब रुक जाना चाहिए और दूसरी तरफ चलना चाहिए। आकाजा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे इन्हें खत्म करना है। जिसपे वो लड़की बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। जिसपे आकाजा बोलता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। वो लड़की फिर से बोलती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। जिसपे आकाजा बोलता है क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो अपने पिता के लिए मेडिसिन नहीं ला पाएगा। फिर हम आकाजा के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर आकाजा का फादर बहुत बीमार होता है और आकाजा बहुत गरीब होता है, जिसके कारण उसके पास अपने पिता के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो चोरी करके अपने पिता के लिए दवाई खरीदा करता था। फिर आकाजा बोलता है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वो चुराया हुआ पैसा लेकर नहीं भाग पाएगा, जिससे उससे मार खानी पड़ेगी और उसे गाँव के मुखिया के पास ले जाकर सजा दिया जाएगा। और फिर हम आकाजा को देखते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे और उसके शरीर पर चोरी करने के जुर्म में टैटू बना देते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे क्योंकि आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा गया और गाँव वालों ने उसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटा। और आकाजा इतनी मार खाने के बाद भी हंसते हुए बोलता है कि वो लोग चाहे आकाजा के दोनों हाथों को क्यों ना काट दे, वो फिर भी अपने पैरों के दम पर फिर से चोरी करेगा और अगली बार ये लोग आकाजा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो देखकर गांव का मुखिया बोलता है कि 11 साल के उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करना कोई मामूली बात नहीं है और इतनी मार खाने के बाद भी एक हट्टा कट्टा इंसान भी हार मान जाता है। लेकिन आकाजा अभी तक हंस रहा है और फिर वो मुखिया आकाजा को एक राक्षस का बच्चा नाम दे देता है। तभी आकाजा कहता है कि उस दिन ये सभी लोग सही कह रहे थे, वो सच में एक राक्षस का ही बच्चा है क्योंकि जन्म से ही उसके 2 राक्षस जैसे नुकीले दांत थे। तभी आकाजा के पास एक बुढ़ा आदमी आके कहता है कि आकाजा की चोरी करने की खबर उसके पिता तक पहुंच गई, जिसके सदमे से उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर आकाजा घबरा जाता है और आकाजा के पिता ने आकाजा के लिए एक लेटर छोड़ा था जहाँ पर वो आकाजा से माफी मांगते हैं और लिखते हैं कि वो आकाजा के चुराए हुए पैसों से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते और वैसे भी वो हमेशा आकाजा के सिर पर एक बोझ बन के ही रहे हैं और वो अब चाहते हैं कि उनके जाने के बाद आकाजा अपनी लाइफ खुशी से जिए। ये सुनकर आकाजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उससे इंसानों की इस दुनिया से सख्त नफरत होने लगती है। और फिर आकाजा कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पिता सुसाइड कर ले और वो आकाजा के लिए कभी बोझ नहीं थे और चोरी करने की सजा पाकर उसे कोई भी दुख या दर्द नहीं होता, चाहे लोग उसे मार मार के उसके हाथ पैर क्यों ना तोड़ दे। वो ऐसे सैकड़ों मार और खा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और दवाई बहुत महंगी आती है, तो मार खा के दवाई लाना उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो चाहता था कि उसके पिता वापस से ठीक हो जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि वो फांसी ले ले। वो अपने पिता को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता था। और फिर एक दिन आकाजा की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है और आकाजा उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से पीट देता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आकाजा की तारीफ करता है क्योंकि वो इतने कम उम्र के होने के बाद भी बिना किसी हथियार के 7 बड़े इंसानों को बड़े ही आसानी से पीट दिया। और फिर वो आदमी आकाजा को ऑफर देता है कि वो उसका डोजो ज्वाइन कर ले क्योंकि उसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर आकाजा गुस्सा हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि उसके हाथ के टैटू ये साफ तौर से कह रहे हैं कि वो पहले बहुत बड़ा
अपराध करके आया है। ये सुनकर आकाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन वो आदमी आकाजा के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे आकाजा बेहोश हो जाता है। और फिर पूरे 1 घंटे के बाद आकाजा होश में आता है और फिर वो आदमी आकाजा को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम केइजो है और वो एक डोजो का मास्टर है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर का गुजारा करता है। और फिर केइजो बोलता है कि उसकी एक बीमार बेटी है और आकाजा को उसकी बीमार बेटी की देखभाल करना होगा। और उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसकी माँ भी उसकी देखभाल नहीं कर पाती, जिससे परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर आकाजा थोड़ा हैरान होता है और केइजो से कहता है कि उससे आकाजा के ऊपर इतना यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अपराधी है। लेकिन केइजो हंसते हुए बोलता है कि उससे इसमें कोई परेशानी नहीं और चाहे आकाजा एक अपराधी ही क्यों ना हो, कुछ ही देर पहले ही उसने एक अपराधी की भी पिटाई कर दी थी। ये सुनकर आकाजा प्रेजेंट टाइम में कहता है कि ये आदमी बिल्कुल तांजिरो की तरह है और इसीलिए आकाजा को तांजिरो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि तांजिरो उसे अपना बीता हुआ कल याद दिलाता है। और फिर केइजो आकाजा को उसके बेटी से मिलाता है और इसका नाम कोयुकी होती है। कोयुकी को देखकर आकाजा को उसके पिता की याद आती है और फिर केइजो आकाजा को उसके बेटी से मिलाता है। और फिर कोयुकी आकाजा के फेस को देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसके फेस पर बहुत सारे घाव के निशान थे। और हमें यहीं पर पता चलता है आकाजा का पास्ट में असली नाम हाकुजी था, लेकिन मैं इसे आकाजा ही बुलाऊंगा। और अगले दिन से आकाजा कोयुकी की देखभाल करने लगता है और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो वो उस टाइम ट्रेनिंग करने लगता है। और आकाजा ने पहले भी अपने पिता की बहुत देखभाल की है, तो उसे बीमार लोगों की ख्याल रखने का एक्सपीरियंस अच्छे से है और वो अपना आधा अधूरा बचपन दूसरों की देखभाल करने में ही लगा देता है। फिर एक दिन कोयुकी आकाजा से बोलती है कि आज रात फायर वर्क्स का शो होने वाला है और ये शो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन कोयुकी ने आज तक एक भी फायर वर्क्स का शो नहीं देखा और उसकी ये इच्छा है कि वो मरने से पहले एक बार फायर वर्क्स के शो को देखे। जिस पे आकाजा बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। भले ही वो इस साल इस शो को नहीं देख पाएगी, लेकिन अगले साल या फिर उसके अगले साल जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब वो और आकाजा मिलके दोनों एक साथ फायर वर्क्स का शो देखेंगे। ये सुनकर कोयुकी इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। फिर एक दिन केइजो पूल का पानी पीते हुए आकाजा से बोलता है कि उसने एक दिन अपने फाइटिंग स्किल से एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी और उस आदमी ने इनाम के तौर पर केइजो को ये जमीन दे दिया था, जिसपे आज केइजो ने एक डोजो बना दिया। और जैसे ही ये बात आसपास के डोजोस तक फैली तो उसके लीडर्स ने केइजो की इतनी बुराई की कि अब उसके डोजो पर एक भी स्टूडेंट नहीं आना चाहता और अब से आकाजा डेली केइजो से ट्रेनिंग लेता था और वो भी उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। और ऐसे ही चलते चलते पूरे 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर आकाजा 18 साल का हो जाता है और कोयुकी 16 साल की हो जाती है। और एक दिन ऐसे ही आकाजा अपने रेगुलर कामों को कर रहा था। फिर केइजो आकाजा को उनके पास बुलाता है और आकाजा से कहता है कि केइजो के बाद उसके डोजो को संभालने वाला कोई चाहिए, तो क्या आकाजा ये काम कर सकता है और क्या आकाजा उसकी बेटी कोयुकी से शादी कर सकता है। ये सुनकर आकाजा का होश उड़ जाता है क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो गया। वो दोनों ही बहुत नर्वस हो चुके थे। फिर आकाजा सोचता है कि उसने अपनी ऐसी लाइफ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में एक अपराधी का टैटू बना हुआ था। फिर भी उससे ऐसा कोई मिल रहा है जो उससे प्यार करता हो। और फिर उससे अपने पिता की बात याद आती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आकाजा को अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और फिर आकाजा इसके लिए मान जाता है और अब उसको अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, एक मास्टर केइजो और कोयुकी को, चाहे इसके लिए उससे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। और ये सुनकर मास्टर केइजो और कोयुकी भी बहुत खुश होती है। और फिर आकाजा अपने पिता के ग्रेव पर जाता है और उन्हें एक खुशखबरी देता है। और जैसे ही वो अपने डोजो की तरफ जाने लगता है तभी वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जो आकाजा से बोलता है कि डोजो के कुएं में दूसरे डोजो वालों ने जहर मिला दिया था और उस कुएं के पानी को पीकर मास्टर केइजो और उसकी बेटी कोयुकी जहर के वजह से मारे गए। और उन डोजो वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो आमने सामने मास्टर केइजो के साथ नहीं लड़ सकते। फिर आकाजा मास्टर केइजो और कोयुकी के डेड बॉडी के सामने बैठकर सोचता है कि जिसकी भी उसे परवाह हो और वो मुसीबत में हो वो हमेशा ही वहाँ नहीं होता। और फिर आकाजा को एक बात याद आता है, जहाँ पर उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो इस साल नहीं तो उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल कोयुकी के साथ मिलकर एक साथ फायर वर्क्स का शो देखने जाएंगे। और ये बात सुनकर कोयुकी भी बहुत खुश थी क्योंकि कोयुकी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इतनी ज्यादा बीमार कि उसकी माँ भी उसे संभाल नहीं पाती। और इससे परेशान होकर उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता केइजो ने भी अपनी पूरी मेहनत की उसे संभालने के लिए, लेकिन सिर्फ आकाजा ही था जिसने कोयुकी को भविष्य का राह दिखाया था कि वो इसके अगले साल भी एक साथ फायर वर्क्स देखेंगे। और इसी रात कोयुकी ने आकाजा को शादी के लिए प्रपोज किया था और आकाजा भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और कोयुकी और मास्टर केइजो को अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आकाजा अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाया, उसके जीवन में अब कोई भी नहीं बचा जिसे वो प्रोटेक्ट कर सके। और फिर एक रात हमें एक हादसे के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर केइजो के डोजो के हादसे के बाद एक दूसरे डोजो में जहाँ पर 67
ट्रेनर्स मौजूद थे वहाँ पर किसी ने इन 67 ट्रेनर्स को बहुत ही बेरहमी से सिर्फ अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। कईयों के सिर कुचले गए और कईयों के हाथ पैर उखाड़ दिए गए। चारों तरफ खून से लटपट हुए लाशों के ढेर लगे हुए थे। सिर्फ जिंदा बची थी इस डोजो की नौकरानी जो इस सदमे से अपना दिमाग खो बैठी। और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आकाजा था जो गुस्से से पागल हो चुका था। और तभी आकाजा का सामना होता है मुजान से जो आकाजा से ही मिलने आया था, क्योंकि मुजान ये जानकर हैरान था कि एक नॉर्मल इंसान ने सिर्फ अपने हाथ और पैरों से 67 डोजो ट्रेनर्स को कैसे मार दिया। और मुजान ने अपना कोई डीमन भी नहीं भेजा था, तो वो ये चेक करने आया था कि आखिर ये इंसान है कौन। फिर आकाजा मुजान को देखकर कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन मुजान अचानक से आकाजा के सामने आके आकाजा के सिर पर अपना हाथ घुसा देता है और उसके आर पार कर देता है। और आकाजा से कहता है कि वो बहुत पावरफुल डीमंस की एक टीम को बना रहा है और आकाजा चाहे तो उसका खून पी के और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। जिसे सुनकर आकाजा कहता है कि उससे इन सब से कोई परवाह नहीं। और फिर वो एक डीमन बन जाता है जिससे वो अपना दिमाग खो देता है और उसे फिर से बहुत ताकतवर बनना है, क्योंकि उसके पास अब ऐसी कोई सेज नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके। और उसे इस दुनिया में रहना ही नहीं है जहाँ पर वो अपने परिवार को ही नहीं बचा पाया। फिर आकाजा क्योंकि और उसे याद करता है और कहता है कि उसकी लाइफ एक बहुत बेहुदा और बेकार लाइफ थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर टांजिरो होश में आ चुका था। और जैसे ही वो आकाजा को देखता है वो शौक में पड़ जाता है, क्योंकि आकाजा अभी तक जिंदा था और वो अपने सिर को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। और फिर आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके ग्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टांजिरो तेजी से आकाजा की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाजा के गले पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन टांजिरो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसकी तलवार ही उसके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन टांजिरो आकाजा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और इस मुक्के को खाने के बाद आकाजा को उसके मास्टर केजो की याद आती है। फिर आकाजा को याद आता है कि वो कमजोर लोगों से इतनी नफरत क्यों करता था, क्योंकि कमजोर लोग हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, कभी आमने सामने नहीं लड़ते और दूसरों को खत्म करने के लिए कुएं पर जहर मिला देते हैं। लेकिन एंड में उसे रियलाइज होता कि उसने अपने मास्टर और अपने पिता के बातों को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। उसने अपने मास्टर के सिखाए गए तरीकों को बुराई की तरफ इस्तेमाल किया। फिर आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिव कर देता है और ग्यू उसके अटैक के रेंज में था, लेकिन टांजिरो ग्यू को रेंज से दूर ले जा रहा है। और उसी बीच टांजिरो आकाजा को देखता है और आकाजा भी टांजिरो की तरफ ही देख रहा था, लेकिन इस बार आकाजा के फेस पर एक स्माइल था जो देखकर टांजिरो भी हैरान था। और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं आकाजा ने अपने ही ब्लड डीमन आर्ट को अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर टांजिरो भी शौक में पड़ जाता है, क्योंकि आकाजा ने उसके अटैक को खुद के ऊपर ही क्यों ले लिया और वो अपने आखिरी समय में हंस क्यों रहा था। और तभी हम देखते हैं आकाजा का बॉडी फिर से रीजेनरेट होने लगता है और इस बार आकाजा भी नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी रीजेनरेट हो। और फिर आकाजा बोलता है कि वो ये लड़ाई तभी हार चुका था जब टांजिरो ने पहली बार उसका गला काटा था। और आकाजा धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगता है और कहता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है और अब उसे हेल की तरफ जाना चाहिए। तभी आकाजा अपने सामने अपने फादर को देखता है, जिसे देखकर आकाजा पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या अब उन्हें दर्द होता है, जिसके रिप्लाई में उसके फादर आकाजा को शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है। और फिर आकाजा उसके पिता से माफी मांगता है, क्योंकि वो अपने पिता के चाहतों पर खरा उतर नहीं पाया। उसने अपने जीवन में सिर्फ बुरे काम ही किया है। और तभी उसके सिर पर मास्टर केजो हाथ रख के कहते हैं, भले ही कोई इंसान कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, उससे एक नया मौका मिलता ही है खुद को सुधारने का। और तभी आकाजा के बालों को मुजान पकड़ लेता है और आकाजा से कहता है कि क्या आकाजा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता। ये सुनकर आकाजा कहता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग बन के इन सभी को मार डालेगा, नहीं तो वो अपने वादे को नहीं निभा पाएगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोयुकी भी आ जाती है और आकाजा के सिर पर अपना हाथ रखे उसे थैंक्स बोलती है। और जैसे ही आकाजा कोयुकी को देखता है वो उसे पकड़ के रोने लगता है और उससे बार बार माफी मांग के कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो उससे नहीं बचा पाया, वो उससे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। जब कोयुकी को उसकी जरूरत थी तब वो वहाँ पर नहीं था। ये सुनकर कोयुकी रोते हुए कहती है कि वो इस बात से बहुत खुश है कि हाकुजी को अभी तक वो सब बातें याद है और वो अब भी पुराना वाला हाकुजी ही है। और फिर वो आकाजा से बोलती है, वेलकम बैक माय हस्बैंड। और फिर आकाजा धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगता है और ये सब टांजिरो भी देख रहा था। और एट दी एंड आकाजा उसी पोज में डिस्पेयर होता है जिस पोज में वो कोयुकी को पकड़ के रो रहा था। और दी ग्रेटेस्ट अपर मून 3 आकाजा यानी हाकुजी की कहानी यही पर खत्म होती है। आप लोगों को आकाजा की बैक स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अब आकाजा मरने के बाद पूरी तरीके से डिस्पेयर हो जाता है और इस लड़ाई के बाद टांजिरो भी बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी काफी घायल हो चुका था। और अब ये दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। और दूसरी तरफ कासुगाइक्रो टांजिरो और ग्यू की जीत की खबर चारों तरफ फैला देती है। दूसरी तरफ अपर मून 1 कोकुशिबो को भी ये पता चल गया था कि आकाजा बैटल में हार गया और वो कहता है कि आकाजा बहुत कमजोर था और उसने अपर मून रैंक 1 पाने के लिए एक चैलेंज भी रखा था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ डोमा तक भी ये खबर पहुंच जाती
बताती है कि आकाश अब नहीं रहा। पहले तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और कनाव से उसका नाम पूछता है। और तभी हम कनाव को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुकी थी, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी कनाव बोलती है कि उसका नाम कनाव सुयोरी है और वो कोचो परिवार से है और वो शिनोबु कोचो की छोटी बहन है। ये सुनकर डोमा कहता है कि कनाव के शरीर को देखकर ये लगता नहीं कि उसके और शिनोबु के बीच कोई खून का रिश्ता है, लेकिन जो भी हो, लड़कियों का स्वाद वाकई में जबरदस्त होता है। तो डीमन स्लेयर का ये पहला और कमाल का मूवी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस मूवी को जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि ये पूरे इंडिया में फैल जाए। मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।